हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अवर TDPS ऑनलाइन क्लासेस। सोशल साइंस के कोर्स डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स सेकंड्स के चैप्टर फर्स्ट पावर शेयरिंग आज आप पढ़ने जा रहे हैं स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, तो विद दिस चैप्टर, इस चैप्टर के साथ हम अपने उसी टूर को एक बार फिर से रिज्यूम करने जा रहे हैं, यानी उसी यात्रा को एक बार फिर से प्रारंभ करने जा रहे हैं जो आपने प्रीवियस क्लास में ख़त्म की थी, क्लास 9। उसी जर्नी को एक बार फिर से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स की। तो पिछली क्लास में आप लोगों ने बहुत सारी स्टोरीज पढ़ी, पूरी डेमोक्रेसी की यात्रा की, बेसिक कॉन्सेप्ट समझे, कॉन्स्टिट्यूशन कैसे में हुआ आपने वो समझा। उसके बाद आपने गवर्नमेंट की बॉडीज़ के बारे में पढ़ा, गवर्नमेंट के ऑर्गन्स पढ़े। ओके स्टूडेंट्स, तो आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि गवर्नमेंट में ऑल पावर्स यानी सारी पावर्स ना तो किसी वन पार्टिकुलर पर्सन के पास में है, ना ही किसी वन गवर्नमेंट ऑर्गन्स के पास में। लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी तीनों ही ऑर्गन सेपरेट हैं, इनकी पावर्स अलग हैं। तो ये पावर शेयरिंग का कॉन्सेप्ट, जो पावर्स आपने क्लास 9 में पढ़ी थी, वो पावर शेयरिंग कैसे की जाती है, क्यों उसकी ज़रूरत है, ये हम लोग क्लास 10th में समझेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो उस यात्रा को एक बार फिर से हम प्रारंभ करते हैं और अपने चैप्टर फर्स्ट पावर शेयरिंग को स्टार्ट करते हैं। तो जो आपका फर्स्ट चैप्टर है ये पूरी तरह से फोकस्ड होगा 2 कंट्रीज़ की स्टोरीज पर। पहली स्टोरी होगी स्टोरी ऑफ बेल्जियम स्टूडेंट्स, और सेकेंड स्टोरी होगी स्टोरी ऑफ श्रीलंका। तो आज हम लोग स्टोरी ऑफ बेल्जियम के बारे में पढ़ते हैं कि वहाँ पे पावर शेयर का कॉन्सेप्ट कैसे एडॉप्ट किया गया, क्या प्रॉब्लम थी, फिर कैसे क्यों लागू किया गया। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं पावर शेयरिंग का चैप्टर फर्स्ट एंड उसकी फर्स्ट स्टोरी ऑफ बेल्जियम। तो स्टूडेंट्स, एथनिक कंपोजिशन ऑफ बेल्जियम, यानी बेल्जियम का सामाजिक ढांचा कैसा है, ये हमें समझने की जरूरत है। और उससे भी पहले आप लोगों को समझने की जरूरत है एथनिक वर्ल्ड का मीन्स। स्टूडेंट, एथनिक वर्ल्ड का मीन्स ये होता है कि हमारे फोर फादर्स यानी हमारे पूर्वज एक हो सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि समय के बदलाव के साथ साथ हम अभी भी एक जैसे हों। फिजिकली रूप से आप एक जैसे होंगे एथनिक की जब बात होगी। एथनिक वर्ड्स में जब जाएंगे तो आप फिजिकली रूप से यानी शारीरिक तौर पे आप एक होंगे। जिस तरीके जैसे आप देखेंगे भारत, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, यहाँ के पर्सन्स आपको शारीरिक तौर पर एक जैसे दिखते हैं, ठीक है। लेकिन हमारे फोर फादर्स भी एक, आप अखिल भारतीय साम्राज्य को आप हिस्ट्री में पढ़ेंगे, अखंड भारत को, तो आप पाएंगे कि भारत की सीमाएं कितनी बड़ी थी। तो हमारे पूर्वज भी एक जैसे एक थे। लेकिन समय के बदलाव के साथ साथ क्या हुआ, हमारा कल्चर चेंज हो गया, हमारी लैंग्वेज चेंज हो गई और हमारा रिलीजन भी चेंज हो गया। ओके स्टूडेंट्स, तो एथनिकली रूप से हम एक हैं, यही रीज़न है। और अगर एग्जांपल से समझें कि जब फॉरेन में यानी विदेश में अगर 2 स्टूडेंट्स हैं, एक इंडिया का है और एक पाकिस्तान का है, और अदर बांग्लादेश का है या श्रीलंका का है, तो जब ये तीनों स्टूडेंट्स फॉरेन में विदेश में मिलेंगे तो ये अपने आप को बहुत ही क्लोज फील करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी जड़ें, हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। समय के साथ साथ हम अलग हो गए, हमारा कल्चर, हमारी रिलीजन, हमारी लैंग्वेज अलग हो गई है, लेकिन कहीं ना कहीं हमारी जड़ें एक ही हैं। तो एथनिक वर्ल्ड का मीन्स आप लोगों को समझ में आ गया होगा स्टूडेंट्स। तो अब स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर की स्टोरी को, स्टोरी ऑफ बेल्जियम। तो एथनिक कंपोजिशन ऑफ बेल्जियम, बेल्जियम का सामाजिक ढांचा कैसा है। उससे पहले हम जानेंगे बेल्जियम कहाँ की कंट्री। तो आप अपने नोट्स और अपनी कॉपी और पेन्स को साथ में लेकर बैठिए। जो चीज़ आपको
इंपॉर्टेंट लग रही है कि नोट करने की चीज़, आप उसको नोट कीजिए। ओके स्टूडेंट्स, तो बेल्जियम स्मॉल कंट्री है यूरोप की। टोटल पॉपुलेशन स्टूडेंट्स 1 करोड़ है बेल्जियम की। ओके स्टूडेंट्स, और इसके जो बॉर्डर्स हैं वो फ्रांस के साथ, नीदरलैंड के साथ, जर्मनी के साथ एंड लग्जमबर्ग के साथ इसके बॉर्डर्स शेयर होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब इसका हम एथनिक कंपोजिशन स्टूडेंट समझते हैं। ये आपका बेल्जियम का मैप बना हुआ है। जो नॉर्थ रीजन है ये फ्लैमिश रीजन के नाम से जाना जाता है, और जो साउथ रीजन है ये वेलोनिया रीजन के नाम से, और ईस्ट में वो मैं बाद में बताऊंगा। ये 1% पॉपुलेशन कौन सी लैंग्वेज स्पीकर। तो फ्लैमिश रीजन में टोटल पॉपुलेशन का 59% पीपल्स यहाँ पर रहते हैं, और वेलोनिया रीजन में टोटल पॉपुलेशन के 40% पीपल यहाँ पर रहती है, और 1% पीपल्स यहाँ पर रहते हैं। तो टोटल पॉपुलेशन बेल्जियम की कितनी स्टूडेंट्स? टोटल पॉपुलेशन स्टूडेंट बेल्जियम की है 1 करोड़। ओके स्टूडेंट्स, अब 1 करोड़ का 59% फ्लैमिश रीजन में एंड 40% वेलोनिया रीजन। ओके स्टूडेंट्स, इतना आपको समझ में आया होगा। तो जिस तरीके से अपने कंट्री में, इंडिया में अलग अलग स्टेट हैं, अलग अलग रीजन हैं, और कहीं ना कहीं आप भी जानते हैं हमारे हर स्टेट में कहीं ना कहीं अलग अलग लैंग्वेज स्पीक की जाती है। ओके स्टूडेंट्स, लेकिन सबकी आइडेंटिटी सेम है, वी आर इंडियंस, सेम, यही सेम ऐसा यहाँ पर भी है। इनकी लैंग्वेज तो अलग अलग है, लेकिन इनकी आइडेंटिटी क्या है? ये सभी बेल्जियंस है। याद रखिएगा, ये सभी क्या है? बेल्जियंस है। तो 59% पीपल्स जो फ्लैमिश रीजन में रहती है, और वो कौन सी लैंग्वेज स्पीक करती है? डच। 59%। 40% पीपल्स वेलोनिया रीजन में रहते हैं, कौन सी लैंग्वेज स्पीक करते हैं? फ्रेंच। और 1% पीपल कौन सी लैंग्वेज स्पीक करते हैं? जर्मन। ये तीनों ही लैंग्वेज बोलने वाले लोग, जो डच बोलते हैं, जो फ्रेंच बोलते हैं एंड जो जर्मन बोलते हैं, ये सभी बेल्जियंस हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो 59% के साथ डच बोलने वाले लोग मेजॉरिटी में। ओके स्टूडेंट्स, ये लोग ये मेजॉरिटी में, और 40% के साथ फ्रेंच बोलने वाले लोग ये माइनॉरिटी में हैं, एंड जर्मन्स भी, जर्मन बोलने वाले लोग भी माइनॉरिटी। ओके स्टूडेंट्स, इतना आपको समझ में आया होगा कि 59% के साथ डच बोलने वाले लोग मेजॉरिटी में हैं, 40% फ्रेंच बोलने वाले लोग माइनॉरिटी में, 1% जर्मन भी माइनॉरिटी में, लेकिन ये सभी बेल्जियंस हैं। ओके स्टूडेंट्स, एथनिक कंपोजिशन स्टूडेंट्स बेल्जियम का बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, यानी बहुत जटिल है। छोटा सा देश है, लेकिन 3 तरह की भाषाएं बोली जा रही है। हमारा इतना बड़ा देश है और ना जाने कितनी तरह की भाषाएं बोली जाती हैं। ठीक है, 22 लैंग्वेजेस को हमने कॉन्स्टिट्यूशनल उसमें रखा हुआ है अपनी लिस्ट में। तो इसको देखते हैं स्टूडेंट्स। जैसे इंडिया में हिंदी बोलने वाले लोग, जो हिंदी स्पीक करते हैं इंडिया में, वो मेजॉरिटी में। ठीक इसी तरीके से बेल्जियम में 59% लोग जो डच बोलते हैं वो मेजॉरिटी में।
यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम आएगी ब्रुसेल्स से। मेन प्रॉब्लम जो बेल्जियंस की है वो ब्रुसेल्स सिटी की है, और ब्रुसेल्स सिटी क्या है? बेल्जियम की कैपिटल सिटी, यानी ये देश की राजधानी है ब्रुसेल्स। अब यहां पर आप समझिएगा क्या सिचुएशन। मेन प्रॉब्लम ब्रुसेल्स में ही है। ब्रुसेल्स में बेटा 2 कम्युनिटीज यहाँ पे रहती। एक आपके फ्रेंच बोलने वाले लोग, और सेकेंड डच बोलने वाले। ओके स्टूडेंट्स, इंटायर कंट्री में 59% के साथ डच स्पीक करने वाले लोग, 59% के साथ डच स्पीक करने वाले लोग मेजोरिटी में, और 40% के साथ फ्रेंच बोलने वाले लोग माइनॉरिटी में। इसका जस्ट अपोजिट ब्रुसेल्स में। ब्रुसेल्स में 80% पीपल फ्रेंच स्पीक करते हैं और ओनली 20% पीपल्स डच स्पीक करते हैं। तो ब्रुसेल्स यानी देश की जो राजधानी है, जो कैपिटल है, जहाँ से कंट्री को रन अप किया जा रहा है, जहाँ पे पावर है, जो सेंटर ऑफ पावर है कंट्री का, जो सत्ता का केंद्र है, यानी जो सेंटर ऑफ पावर है वो ब्रुसेल्स है बेल्जियम का। किसी भी कंट्री का सेंटर ऑफ पावर उसकी कैपिटल होती है। तो सेंटर ऑफ पावर में आप देख रहे हैं कि फ्रेंच बोलने वाले लोग मेजोरिटी में हैं, जबकि जो पूरे कंट्री में मेजोरिटी में है डच बोलने वाले लोग, ये यहाँ पर माइनॉरिटी में। तो 80% के साथ ये मेजोरिटी में है यहाँ पर, और ये माइनॉरिटी। ओके स्टूडेंट्स, तो सेंटर ऑफ पावर में फ्रेंच बोलने वाले लोग मेजोरिटी में हैं, जिसकी वजह से अगर आप इन डच और फ्रेंच का कंपेयर करेंगे, इनकी तुलना करेंगे, तो फ्रेंच बोलने वाले लोग बेल्जियम में रिच हैं एंड पावरफुल हैं, और डच बोलने वाले लोग पुअर से गरीब है, उनकी इकोनॉमिक कंडीशन बहुत ही खराब है। ओके स्टूडेंट, तो फ्रेंच बोलने वाले लोग सेंटर ऑफ पावर में यानी सत्ता के केंद्र में यानी कैपिटल में मेजोरिटी में होने की वजह से जब हम डच पीपल्स के साथ, डच स्पीक करने वाले लोगों के साथ कंपेयर करते हैं, तो फ्रेंच बोलने वाले लोग रिच हैं एंड पावरफुल हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो आपने देखा कि जो सेंटर ऑफ पावर, यानी जो सत्ता का केंद्र, जो सेंटर ऑफ पावर है, वो आपका है ब्रुसेल्स। ब्रुसेल्स में स्टूडेंट्स फ्रेंच लोग मेजोरिटी में, जिसकी वजह से ये रिच एंड पावरफुल है, यानी कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की जितने भी रिसोर्सेज है वहां पर कहीं ना कहीं डोमिनेंस है, वर्चस्व है, किसका? फ्रेंच बोलने वाले लोगों का, क्योंकि कैपिटल सिटी में ये मेजोरिटी में। अब कंट्री में जो भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है, जो भी कंट्री में इकोनॉमिक स्टूडेंट डेवलपमेंट होता है, उसको उसका बेनिफिट सबसे पहले किसको मिलेगा? फ्रेंच लोगों को मिल रहा है। यही चीज़ जॉब में, यही चीज़ आप एजुकेशन में देखेंगे। तो जितना भी डेवलपमेंट का वर्क हो रहा है, जितना भी प्रोग्रेस की चीज़ें, उसका सबसे पहले बेनिफिट फ्रेंच पीपल्स उठा रहे हैं, यानी फ्रेंच स्पीक करने वाले लोगों को मिल रहा है, और बाद में इन सारी चीज़ों का फायदा डच लोगों को मिल रहा है। इंटायर कंट्री में मेजॉरिटी में है डच, लेकिन फिर भी उनको कंट्री के रिसोर्सेज का उतना अधिक लाभ नहीं मिल रहा है जितना कि फ्रेंच स्पीक करने वाले लोगों को मिल रहा है। यही एक वजह है बेल्जियम में टेंशन यानी कॉन्फ्लिक्ट होने की, झगड़े होने की। तो 1950 तो स्टूडेंट 1950 एंड
1960 आते आते इस पीरियड के बीच में टेंशन जो होती है या कॉन्फ्लिक्ट बहुत ही मोर एक्यूट इन बेल्जियम। टेंशन और ज़्यादा बढ़ जाती है 50 और 60 की पीरियड के दौरान, और ख़ास तौर पे तो कहाँ पे बढ़ जाती है? ब्रुसेल्स में, सेंटर ऑफ पावर। तो बेल्जियम के सामने सबसे बड़ा चैलेंज है कि वो अपने कंट्री में सिविल वार होने से बचाए, गृह युद्ध ना हो पाए, लोग आपस में ना लड़ें। आखिर बेल्जियम इस तरीके की प्रॉब्लम से खुद को कैसे बाहर निकालेगा, ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। तब तक के लिए स्टूडेंट्स आप अपने नोट्स को फेयर कीजिए, फेयर कॉपी को मेंटेन कीजिए, और जहाँ पे भी ना समझ में आए वीडियो को रिवर्स करके आप देखिए। और आप सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, घर पे रहिए। कोरोना वायरस की वजह से हम सभी लोग घर पे रह रहे हैं, और गवर्नमेंट की गाइडलाइंस को फॉलो कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट, प्लीज़ स्टे एट होम। थैंक यू स्टूडेंट्स।